आपने भूल भुलैया फिल्म तो जरूर देखी होगी। उसमें अक्षय कुमार का डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव का जो किरदार है, वो अवनी के शरीर से कैसे मंजुलिका को भगाता है, और वो भी टोने टोटके से नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से। इसी किरदार को पिछले 3 दशक से जीवंत करते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दिनेश मिश्रा। आज हमारे साथ सिल्वर स्टोरीज के इस पॉडकास्ट में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर दिनेश मिश्रा सर का, जिन्होंने ब्लाइंड से लेकर ब्लाइंड फेथ तक के सफर को और उनको मिटाने और उनका इलाज करने के लिए बखूबी काम किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24। नमस्कार। आप रिलेट करते हैं अक्षय कुमार के उस किरदार से, भूल भुलैया के, जिसमें अवनी नाम की किरदार से मंजुलिका को निकाला जाता था? जी हाँ, काफ़ी कुछ तो उसमें चीज़ें जो उसमें बताई गई थी कि ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है जिसको लोग भूत प्रेत जैसी बातों से जोड़ते हैं और अंधविश्वास से जोड़ते हैं। और यही काम हम लोग छत्तीसगढ़ में 1995 से कर रहे हैं, जो करीब 30 साल हो रहा है। और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन यह काम जो है ये आगे भी चलता रहेगा। और क्योंकि समस्याएं कुछ ना कुछ लोगों के जीवन में आती हैं और उससे वो भ्रम में पड़ते हैं, अंधविश्वास से पड़ते हैं। कई बार वो ऐसी चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो उनको लगता है कि वो किसी चमत्कारिक ढंग से वो उसका हल निकाला जा सकता है। आपने छत्तीसगढ़ राज्य को इन 25 सालों में बनते देखा है, बदलते देखा है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ के हेल्थ सेक्टर में क्या मेजर बदलाव हुए हैं, क्या ग्रोथ आप देखते हैं, और क्या करना अभी बाकी है? जी हाँ, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब पूरे प्रदेश में एक ही मेडिकल कॉलेज था, रायपुर का मेडिकल कॉलेज, जहाँ से हम लोग पढ़े हुए हैं। और अब जो हैं 14 मेडिकल कॉलेज हैं और संख्या बढ़ी है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। जो पहले PSC थे, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, उनकी संख्या बढ़ी है, चिकित्सक बढ़े हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी जिसके लिए लोगों को बम्बई जाना पड़ता था, दिल्ली, चेन्नई आदि जगहों पर जाना पड़ता था। अब लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कुछ सुविधाएं रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों को यहीं पर मिलने लगी हैं, जो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है और उनके लिए एक सुखद बात भी है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें करना बाकी है, ताकि जैसे बहुत सुविधाओं की जो आवश्यकता बढ़ती है, तो जनसंख्या जैसे लगातार बढ़ती रहे, तो उस प्रकार हमको सुविधाएं भी लगातार बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कोई सजेशन अगर आप देना चाहें कि भाई किस प्रकार की सुविधाओं की कमी है, खासकर आई केयर सेक्टर में किस तरीके की सुविधाओं की आज भी छत्तीसगढ़ को ज़रूरत है? ये आँख में तो छत्तीसगढ़ काफ़ी अभी आगे आ गया है, क्योंकि पहले हमको रेटिना इत्यादि की जो बीमारियाँ होती थी, जैसे पर्दे की बीमारियों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, चेन्नई जाना पड़ता था, शंकर नेत्रालय जाते थे या बम्बई जाते थे। अब लेकिन रायपुर में ही पर्दे की बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। जो चश्मे के नंबर हटाने के ऑपरेशन थे, पहले लोगों को इंदौर जाके कराना पड़ता था, अलग-अलग बम्बई जाके कराना पड़ता था, अब वो रायपुर में होने लगे हैं। तो नेत्र चिकित्सा में तो काफ़ी बदलाव आ गया है, बहुत सारे बड़े अस्पताल भी आए हैं। उसी प्रकार से रायपुर में बहुत सारे कॉर्पोरेट अस्पताल भी आए हैं, जो बच्चों को लेकर के हैं, महिलाओं को लेकर के हैं, अलग-अलग बीमारियों को लेकर के हैं। आजकल रोबोट सर्जरी, जिसका पहले हम लोग नाम सुनते थे, न्यूज़ में सुनते थे रोबोट सर्जरी होती है, कोई रोबोट सर्जरी कर सकता है, अब रायपुर में संभव है। अच्छा, जी। रायपुर में भी, यानी नेत्र के सेक्टर में भी रोबोट सर्जरी होने लग गई है? जी हाँ, नेत्र में जो AI वाली बात होती है, रोबोट सर्जरी होती है, सभी चीज़ें अब धीरे-धीरे संभव होने लगी हैं। और इसका फ़ायदा ये है, लोगों को घर पर भी मिल जाता है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। नेत्र रोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आप नंबर 1 डॉक्टर हैं भाई। सिंपल सी बात है कि लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि अगर आंखों से जुड़ा कोई भी मामला है तो डॉक्टर दिनेश मिश्रा इस मामले में बेस्ट हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट जागा? कहाँ से आपने ये सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर डोमेन को ही केटर करूंगा? देखिए, क्या है कि जो मेरी शिक्षा यहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई है, जो शासकीय स्कूल है, उसके बाद शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, और उसके बाद में जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर मेरी शिक्षा हुई है। और उसमें बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते थे जो लगता था कि देख नहीं पाते हैं, उनको आँखों की समस्या है। तो उसमें जो रुझान होता है, ऐसा था कि उसमें इस नेत्र विशेषज्ञ ही बनना चाहिए, इसी इसी ओर जाना चाहिए। जी। और जब ये मौका मिला तो ये सब्जेक्ट चुन लिया, और धीरे-धीरे उसमें शुरुआत में मैं नवसारी भी गया वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। फिर बम्बई भी रहा मैं काफ़ी समय तक। उसके बाद फिर 1991 से फिर रायपुर में मैंने नेत्र चिकित्सा शुरू की, और एक छोटा-सा क्लिनिक था 2 कमरे का, और उससे शुरुआत की थी। मैं फिर आ धीरे चुका हूँ आपके उस जी, क्लिनिक में। तो धीरे-धीरे हम उसको लगातार लोगों की सुविधाओं के हिसाब से उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जी। और उस पे हम एक ध्यान भी रखते हैं कि भई लोगों की
जो पहुँच के अंदर ही हो इलाज, मतलब कम से कम फीस हो और ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकें उनसे, लोग अच्छे ढंग से बात करें, क्योंकि लोग जो मरीज़ आता है, परेशान होकर आता है, वो खुद चिंतित रहता है। तो उसको अच्छा व्यवहार मिलता है, अगर उसको अच्छी चिकित्सा मिलती है, तो वह निश्चित रूप से उसको अच्छा फ़ायदा भी होता है और आपसे प्रभावित भी होता है। सर कई डॉक्टर्स आप मतलब कोई पेशेंट उनके पास जाता है तो वो डांट देते हैं। वो भी एक तरीका होता है पेशेंट को केटर करने का या ट्रीट करने का कि भाई डांट के चमका के वो बोल देते हैं शांत रहो अभी बिल्कुल नहीं हिलना। वो ज़्यादा फायदेमंद होता है या आपके प्रोफेशन में प्यार मोहब्बत से बात करना ज़्यादा फायदेमंद होता नहीं देखिए, जो अच्छा व्यवहार होता है वो तो आपको सफल बनाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति से जो आपके पास आ रहा है किसी भी समस्या को लेकर के, आपके क्लिनिक में आ रहा है या आपके अस्पताल में आता है और वो परेशान है मानसिक रूप से, वो आने के पहले आप सोचिए कि वो कितने लोगों से उसने जानकारी ली होगी कि उसको इस समस्या के इलाज के लिए कहाँ जाना है, किसके पास जाना चाहिए। और अगर हम ही उसको डांट देंगे, उससे अगर अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि उसका मन खराब हो जाए, उसको लगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया था। है। इसलिए हर मरीज़ से बहुत ही अच्छे से बात करनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक बात करना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि उसकी जो बीमारी है वो किस स्तर की है, कैसे ठीक होगी, कितने दिनों में ठीक होगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से जो मरीज़ रहता है वो आपके पास पूरे जिस विश्वास से आता है, उसी विश्वास से वो ठीक होकर के घर भी जाता है। जिस प्रोफेशन में आप हैं डॉक्टरी डॉक्टरी के प्रोफेशन को बहुत सीरियस प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन एक और चीज़ जुड़ी हुई है इसके साथ कि जो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाई के जो दिन होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आप स्कूल और कॉलेज में किस प्रकार के बच्चे थे? पढ़ाकू थे कि बदमाश थे? किस टाइप का आपका स्कूल और कॉलेज बीता? पढ़ने वाले तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं थे। जी। और खेल-कूद में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता था, जो साइंस एग्ज़िबिशन होती थी उसमें जाते थे। मेरा ख़ास डिबेट कॉम्पिटिशन जो साहित्यिक प्रतियोगिताएँ होती थीं, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी को और काफ़ी हमने बहुत सारे कॉलेजों में गए हैं और बहुत सारी कॉम्पिटिशन जीती हैं। जो भाषण प्रतियोगिता थी, वाद-विवाद थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर लगातार करते रहे, जिससे बोलने की एक क्षमता विकसित हुई। हम अपनी बात को लोगों के सामने किस ढंग से कम समय में रख सकते हैं, क्योंकि आपको तो मालूम है डिबेट में 3 मिनट का समय होता है बिल्कुल। या 2 मिनट का समय होता है, उसमें हमको अपनी पूरी बात कहनी होती है। तो उसको कम समय में और कम शब्दों में हम कैसे अपनी बात को प्रभावी ढंग से लोगों को बता सकते हैं, ये जो शिक्षण है, प्रशिक्षण है, वो स्कूल के दिनों से ही मिलता चला जाता है। जी। और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में आए, वहाँ भी पढ़ाई करना होता है, शिक्षा लेना होता है। तो अगर आप अनुशासन में रहते हैं, अपने से सीनियर्स की बात मानते हैं, अपने शिक्षकों की बात मानते हैं, तो लोग भी आपको बहुत एक अहमियत देते हैं और निश्चित रूप से आप धीरे-धीरे आप उस काम में आगे बढ़ते जाते हैं। रैगिंग हुई थी? हाँ, थोड़ी बहुत हुई थी। जी, जी, जी। कैसा क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? नहीं, हल्की-फुल्की रैगिंग होती थी उस समय तो, क्योंकि हमारे समय तो ऐसा था कि रैगिंग कम होने लगी थी। उसके पहले जो अच्छा। रैगिंग बहुत ज़्यादा होती थी, हाँ। मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 81 में हुआ था, उस समय तक रैगिंग कम हो गई थी। लेकिन हम ऐसा सुनते थे कि भई पहले बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी, लेकिन हमारे समय में मारपीट नहीं होती थी, सिर्फ़ नाम पूछते थे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा-सा सीनियर्स अपना मनोरंजन करना चाहते थे, बोलते थे, "ये गाना गा के सुनाओ, तुमको कौन पसंद है?" ऐसा ऐसी कुछ मज़ाकिया बातें करते थे। जी। पता पूछ लेते थे, कई बार अपनी जो कॉपियाँ थीं, आप इसको कंप्लीट कर दो। ऐसे बहुत सारे काम देते थे, लेकिन उसके बाद में वो हमारा ध्यान भी रखते थे, वो हमको कैंटीन में ले आकर के खिलाते थे बाकायदा। मैं अच्छा। हाँ, हाँ, उनका ध्यान रखते थे, तो हमारे बड़े भाई की जैसे हो जाते थे। आपने छत्तीसगढ़ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात की और सिर्फ नेत्र रोग में नहीं, बाकी भी उसमें अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स बहुत आ गए हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली नेत्र रोग से जुड़ी बात करूं तो बहुत गिने-चुने नाम हैं, जिनमें से एक नाम आपका आता है। आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ बतौर राज्य इसमें नेत्र रोग के क्षेत्र में डॉक्टर्स की भारी कमी है? और आपके जितना भरोसेमंद, विश्वसनीय डॉक्टर बनने के लिए आज के डॉक्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? क्या चीज़ें उनमें अभी कमी आपको नज़र आती है और लोगों का, पेशेंट्स का भरोसा जीतने के लिए क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, आजकल जो हर प्रोफ़ेशन में व्यक्ति जो है, कोई नया डॉक्टर है, कोई नया वकील है, नया इंजीनियर है, वो बहुत जल्दी सफल होना चाहता है। उसको लगता है कि वो 2 दिन में सफल हो सकता है और 2 दिन में उसके पास सारी चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं, धीरे-धीरे काम करते हैं, तो समय ज़रूर लगता है। आप मेहनत से काम करते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, आप लोगों का विश्वास जीतते रहें, तो आप धीरे-धीरे सफल हो सकते हैं। किसी भी नए डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है नया प्रैक्टिस जमाना, नया काम करना। किसी भी अन्य प्रोफ़ेशन में देखा जाता है कि भई नए आदमी को लोग उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन आप उनके समय, तकलीफ़ के समय जब उनके साथ खड़े रहते हैं, जब ऐसा लगता है कि भई हम तकलीफ़ में उनके साथ देंगे। मैंने
जब 91 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तब उस समय हम लोग देखते थे कि लोग दिवालियों के समय लोग बहुत पटाखों से घायल होते थे। जी। और उस समय कोई अस्पताल नहीं रहता था, कोई डॉक्टर नहीं मिलता था। तो हमने जिस समय से क्लिनिक शुरुआत की, उसी समय हमने निःशुल्क नेत्र शिविर किया कि इसमें जो लोग पटाखों से घायल होते हैं, उनका हम लोग निःशुल्क इलाज करेंगे, उनको दवाई भी देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनका हम ऑपरेशन भी करेंगे। जी। तो ऐसा करते-करते करीब-करीब हमारे अभी तक 70 कैंप हो गए हैं, जिसमें दिवाली और होली मिला करके जब लोगों का हम निःशुल्क इलाज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको दवाइयाँ प्रदान करते हैं। तो लोगों को एक भरोसा होता है कि अगर वो होली के समय भी अगर रंग खेलने हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो आप जब मेरे यहाँ आएँगे तो उनको मैं मिल जाऊँगा। या हुँ, दिवाली के समय जब कोई पटाखे से घायल हो गया तो उनको लगता है कहाँ जाएँ, तो उनको मालूम रहता है कि भई हाँ, मैं तो मिल ही जाऊँगा, बाकी कोई मिले ना मिले। हुँ। तो ये लोगों में विश्वास जमता है। तो आप सभी जो चिकित्सक हैं उनसे मैं यही बातचीत करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का भरोसा जीतते हैं, आप लोगों की मुसीबत के समय खड़े रहते हैं, आपको उस समय, क्योंकि लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, हुँ। उनको एक सर्विस की ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि एक मदद चाहिए उनको, जो जिससे उनकी आँख बच जाए, उनका शरीर बच जाए। तो वो अगर हम ज़रूरत पड़ते हैं तो बिल्कुल हर जो डॉक्टर है, वो सफल हो सकता है, बल्कि जी। डॉक्टर के हर प्रोफ़ेशन में अगर आप किसी के काम आते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और टाइम लें, जी। अपना समय लें, पेशेंस के साथ अपने प्रोफ़ेशन को हाँ, परस्यू उससे करें। मरीजों के साथ में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। वो हुँ। आपको एक तकलीफ़ बताता है तो आप उसको तुरंत आप उसको शुरू नहीं कर सकते, उसको क्रॉस हाँ। क्वेश्चन, आप उसकी पूरी बात सुनिए, उसको क्या तकलीफ़ है, कब से तकलीफ़ है, वो आपको कई बार वो जो हिस्ट्री देता है उसमें हमको पता चल जाता है कि भई इसको क्या हुआ था। हुँ। नहीं तो कई बार अगर हम उससे बात ही नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, तो उसमें वो भी बहुत उनको समझ में नहीं आता कि मैं गया तो उन्होंने मेरे से बातचीत भी नहीं की है, कुछ समझाया भी नहीं। तो किसी मरीज़ को या किसी क्लाइंट को आपको टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप वो कई उसको बार होता है ना 2 मिनट में देखा और जी। निकल गए, हाँ, बहुत ये सारे वाली लोगों को बातें हो शिकायत रहती है जी। कि उनको टाइम नहीं दिया गया, हुँ, तो इसमें उनको समय देने की ज़रूरत है, उनकी बातों को सुनने की, उस पर विचार करके उनको सलाह देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के मामले में आप देखिए जो बहुत सारी चीज़ों में लोग अनभिज्ञ रहते हैं। हुँ। अच्छे-अच्छे जो पढ़े-लिखे लोग भी हैं, उनको भी हेल्थ की छोटी-छोटी बातों की जानकारी नहीं होती, छोटे बच्चे के साथ कैसे करना है, या अगर किसी कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको नहीं दिख रहा है, उसमें क्या करना है, या किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, तो उसको क्या करना चाहिए, या जैसे नहीं दिख रहा है, बड़ा व्यक्ति है, हुँ। उसको आँखों की क्या समस्या है, मोतियाबिंद है कि पर्दे की समस्या है या चश्मे के नंबर की है। तो क्योंकि नॉन मेडिकल मैन है, उसको कुछ पता नहीं है, वो आपके पास आईआईसीडी की जानकारी ले सके, हुँ। दिखा सके। तो अगर हम उसको सही समय देते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसकी शंकाएँ हैं, उसको सुनेंगे और उसका निवारण करते हैं, तो ये उसके लिए भी एक बहुत ही एक अच्छी बात होती है। एक स पॉज़िटिव और सकारात्मक बात होती है उसमें। आपकी इन बातों से मुझे एक और सवाल ध्यान में आता है कि आज की डेट में पेशेंट्स में भी कोई पेशेंस है नहीं। वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं और जल्द से जल्द रिजल्ट देने के चक्कर में अब से कुछ दिन पहले डॉक्टर संदीप दवे भी यहाँ पर आए थे, हमने उनसे भी सवाल किया था कि जल्द से जल्द ठीक होने के चक्कर में ज़्यादा पावर वाली दवाइयाँ डॉक्टर्स लिख देते हैं और ये बाद में जाके पेशेंट्स को तकलीफ में डाल देता है और या तो फिर उनकी इम्यूनिटी बन जाती है उन दवाइयों के अगेंस्ट और हम देख ही रहे हैं कि कैसे अब दवाइयाँ असर करना धीरे-धीरे कम कर रही हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है और बतौर डॉक्टर आप इसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे? नहीं, इसमें तो क्या है, मरीजों को भी जागरूक होने की आवश्यकता होती है। कई बार वो जो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन रहता है, अगर उसको पिछले साढ़े 5 साल पहले भी उसको कोई तकलीफ़ हुई थी और वह तकलीफ़ इस साल होती, तो वो पुराने कागज़ ढूँढ के निकालता है और वही दवा को लेकर खाना शुरू कर देता है। कई बार वो मेडिकल स्टोर में जाकर भी दवाई लेता है। जी। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जनरल स्टोर में भी दवाइयाँ मिलने लग गई हैं, और जो गाँव में छोटी ओवर द काउंटर। किराना दुकान है, हुँ। वहाँ दवाइयाँ मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों के साथ दवाई भी रखते हैं। परचून की दुकान है, किराने की दुकान है। तो उससे मरीजों को तात्कालिक लाभ तो हो जाता है, भई दर्द की दवा, दर्द तो कम हो जाता है। लेकिन वो दर्द उसको क्यों हुआ था, हुँ। उसका कारण क्या है, उसको दवा कितने दिन तक लेना है, ये उसको भी नहीं पता है, देने वाले को भी नहीं पता है। तो अगर दूसरी बात है कि अपने खुद से कोई दवा नहीं लेना चाहिए। हुँ। हाँ, ख़ासतौर के हमारे जो आँखों के मामले में होता है, कई बार लोग खुद अपने मन से दवा डालने लगते हैं हुँ। और वो दवा उनके लिए है कि नहीं है, उसमें दूसरा एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। उससे हुँ। हमारा जो शरीर है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। वो एक हुँ। प्रतिरोधी क्षमता जो रहती है, वो उसमें इम्यूनिटी बन जाती है और उससे कोई दवा का असर नहीं होता है। क्या कोई तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सकता है डॉक्टर्स के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर उससे ज़्यादा अगर ऐसा कोई केस है मतलब मैं तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट सरकारी रूप में या डॉक्टर्स के प्रोफेशनल एथिक्स को बाइंड कर सकता है कि भाई एंटीबायोटिक का डोज इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना नहीं? ऐसा कुछ हो सकता नहीं, है? इसमें जो दवाइयाँ जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, वो किसी भी मरीज़ की उम्र और वज़न
दोनों के हिसाब से होती है कि जी। अगर किसी वजन 60 किलो है तो उसमें अपने को इतनी देना है, अगर कोई बच्चा है तो उसमें इतना डोज देना है, 5 दिन देना है, 3 दिन देना है। तो ये सब तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन वो उस व्यक्ति के विवेक पे निर्भर करता है और कि उस समय वो मरीज़ जो आया था उसकी कैसी कंडीशन थी, उसकी स्थिति कैसी थी, उस समय उसको कितनी दवा दी जा सकती थी। कई बार मरीज़ जो होते हैं वो फ़ॉलो-अप में नहीं आते हैं, दिखाने नहीं आते हैं जी। कि 3 दिन के बाद ठीक हो गए तो उन्होंने बाकी दवा को फेंक दिया, खाया भी नहीं जी। और दिखाने भी नहीं आए। जी। तो कई बार क्या होता है कि पूरी तरह से बीमारी नहीं दबी है, तो वापस उसको फिर से संक्रमण हो सकता है या सूजन आ सकती है या तकलीफ़ हो सकती है। तो उसमें चिकित्सकों की सलाह को मानना चाहिए, ये दोनों पक्ष की बात होती है सही और बात। चिकित्सक को भी पूरी बात मरीज़ को समझाना चाहिए कि जी। तुम इसको 5 दिन तक दवा खाओ, उसके बाद आके दिखाओ या 3 दिन तक दवा खाओ, उसके बाद आके दिखाओ और जब कहूँ तब तक के दवा लीजिए और उसके बाद आप बंद करिए। हुँ। तो डोज़ कंप्लीट नहीं जी, करते हैं हाँ, पेशेंट्स। कई बार आधी दवा खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। हुँ। अब चलिए एक और सवाल, ये ब्लाइंड्स को ठीक करते-करते ब्लाइंड फेथ को ठीक करने का विचार अचानक से कैसे आया? जब मैं क्लिनिक में बैठा 1991 में तो हमारे पास में शुरू में तो मरीज़ों की संख्या रहती नहीं है, हमारे पास में पेपर पढ़ने का समय बहुत रहता है। तो उसमें हम लगातार देखते थे कि हर गाँव से खबर आती थी कि किसी को जादू टोने के शक में मारा गया है, किसी को तंत्र मंत्र के शक में मारा गया है। कहीं कोई व्यक्ति खजाने का लालच दे करके तंग कर रहा है, तो कहीं झाड़-फूँक कर रहे हैं, कहीं भूत के भ्रम में लोग परेशान हुए जा रहे हैं। तो अंधविश्वास की बहुत सारी अलग-अलग घटनाएँ आती थीं, कई बार चमत्कारों की बातें आती थीं। तो लगातार पेपर पढ़ते-पढ़ते और उसी समय एक घटना घटी थी, ये तर्रा गाँव है, खरोरा के पास में। हुँ, हुँ। वहाँ से एक घटना आई थी कि वहाँ पर एक महिला थी, उस महिला को लोगों ने जादू टोने के शक में उसको घर से बाहर निकाला रात में और हुँ। उस समय रात की बात है, करीब समझ लीजिए 9 साढ़े 9 बजे की बात है। उस अच्छा। समय रामायण सीरियल चलता था जी, जी, जी। और गाँव के लोग सीरियल देख रहे थे, उन्होंने उसको निकाला और घर से बाहर उसको कहा कि तुमने इस व्यक्ति को जादू से बीमार किया है, जादू टोना किया है, इसको ठीक करो। और जब वह ठीक नहीं कर पाई, उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, तो उन्होंने उसको मारते-पीटते उसके कपड़े उतार करके उसको मार डाला और उसको एक कुएँ में जा कर के डाल दिया। तो जब ये घटना खबर में छपी तब लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, हमको इस संबंध में कुछ करना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने एक समिति बनाई, उसमें यहाँ के जो साइंस कॉलेज के टीचर्स थे, मेरे मित्र थे, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ अलग-अलग किस्म के लोग हैं, कि हम लोगों ने एक कोशिश की कि यहाँ पर एक ऐसी संस्था बनाई जाए और यह नाम भी हमने सुन रखा था कि ऐसी कोई संस्था होती है, तो हमने उसी पैटर्न पे एक नाम रखा, उसका रजिस्ट्रेशन कराया। हमने ये भी तय किया कि हम इस समिति में कहीं से कोई फंड नहीं लेंगे, सरकार से या किसी भी प्राइवेट उससे हम पैसा नहीं लेंगे। जो भी करना है अपने दम पे करेंगे और जितना करना है अपने दम पे करेंगे। और देखिए 95 से लेकर के 30 साल हो गए हैं ऐसे भी, हमको आज तक ऐसी किसी मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, हुँ। लेकिन काम चलते जा रहा है। तो उसमें जब हम लोग गाँव गए, हमने पता किया कि क्यों ऐसा हुआ होगा। अंधश्रद्धा जी, निर्मूलन समिति, जी। यही नाम है। जी, जी। तो उसमें हमने ऐसे बहुत सारे गाँव में गए, करीब-करीब उसमें से 3 से 4,000 गाँवों में जाना हुआ है, ऐसे बहुत सारे गाँव में लोगों से बातचीत हुई है। तो जितने मामले हमने देखे उसमें, बीमारियों को लेकर के हैं, लोगों की तकलीफ़ को लेकर के हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो चूँकि गाँव में एक सामान्य-सी बात होती है कि उनको क्या लगता है कि इसको नज़र लग गई है, हुँ। इसको किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है। तो उसका इलाज वो वहीं ढूँढने की कोशिश करते हैं, किसी बैगा के पास जाते हैं, झाड़-फूँक कराते हैं। और जब वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है, तो वो फिर किसी दूसरे पर दोष मढ़ देता है कि ये महिला उसने किया है। अब उसमें हमने देखे इसमें करीब-करीब 99% मामले तो महिलाओं को लेकर के थे। तो लोगों ने पूछा भी हुँ। कि सिर्फ़ महिलाओं को ही क्यों कहा जाता है टोनी या जा डायन, ये जादूगरनी। तो उस पे भी हमने बातचीत की, लोगों से मिले। तो हमने ये पाया कि क्योंकि महिलाएँ बहुत ही नाज़ुक स्वभाव की होती हैं, वो विरोध नहीं कर पाती हैं। तो जो भी व्यक्ति शुरू में आरोप लगाता है तो उस बात को अनसुना करती हैं, कई बार अपने घरवालों को भी नहीं बताती हैं। हुँ। लेकिन जब बात बढ़ जाती है, गाँव के कुछ लोग उनके खिलाफ इकट्ठे होने लगते हैं, बहका देने लगता है, तब कई बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर अत्याचार हो जाता है। जी। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मैं आपको बताऊँगा हमारे पास में तो उसकी पूरी लिस्ट है। हम आएँगे उस पे। जी, अम, लेकिन उसके पहले डॉक्टर्स के प्रोफ़ेशन में एक ये कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफ़ेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002। ये कहता है कि डॉक्टर्स को ये प्रोहिबिट किया गया है कि वो किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते कि हम ये पर्टिकुलर बीमारी को क्योर कर सकते हैं कंप्लीटली। इसको आप सभी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप ये बैगा, बाबा, तांत्रिक इनकी बात करते हैं, तो इसमें इस टाइप का कोई लॉ,
कोई कोड ऑफ कंडक्ट कुछ भी नहीं आता है। आपने कभी सरकार से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि ये जो बैगा बाबा इस प्रकार से चमत्कारिक रूप से बीमारियों को क्योर करने का जो दावा करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज देता है? और ऐसा भी नहीं है कि ये छुप के ये दावे कर रहे हैं, बाकायदा पेपर में फोटोग्राफ्स, वीडियोस चलना, एड्स आना, ये सारी चीजें कॉमन है। तो इस पे सरकार से कोई गुहार लगाई आपने कि भाई इसे बंद किया जाए या कोई कानून लाया जाए? इसमें हम लगातार कानून बनाने की मांग कर भी रहे हैं। पिछले समझ लीजिए कई बार हमने यहाँ से पत्र भेजा, उस पे बातचीत हुई, यहाँ तक कि हम केंद्रीय मंत्रियों से मिले कि अंधविश्वास के संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए। लेकिन उस पे कुछ संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास जो जवाब आते हैं लिखा है कि इसमें कानून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं कि एक कानून है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। अच्छा। ये भारत सरकार का कानून है, 1954 का है। इसमें 54 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें टाइफाइड भी है, जिसमें कैंसर भी है, जिसमें हाइड्रोसिल भी है, हर्निया भी है, कैंसर है। ऐसी बहुत सारी 54 बीमारियां जो हैं, इनको अगर कोई व्यक्ति चमत्कार से ठीक करने की बात करता है, झाड़-फूँक से ठीक करने की बात करता है, ताबीज़ से ठीक करने की बात करता है, तो उसके अंतर्गत वो दंडित हो सकता है, उसके अंतर्गत जुर्माना हो सकता है। ये 1954 का कानून है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है। तो इसमें इस कानून के अंतर्गत ये सजाएँ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस कानून का इस्तेमाल आज भी क्षेत्रों पे नहीं हो पाता है। इसको कार्यक्षेत्र में ये बिल्कुल नहीं हो पाता है। लोग इसका जो थाने हैं उसमें पालन नहीं नॉलेज भी होता नहीं है, होगी नॉलेज भी लोगों नहीं को। है लोगों को। जी। तो इस पे हमने सरकार से माँग की थी कि इस कानून की जानकारी जो है वो हर थाने में लगाई जाए, हर ग्राम पंचायत में लगाई जाए। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोनी पकड़ने वाला कानून है, जी। इसके लिए भी हमने लगातार माँग किया है, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी हमें 10 साल तक कोशिश करना पड़ा था। हम्म। तो इसके लिए माँग करते हैं जितनी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में जो बना था, इसके भी हर जगह पर्चे लगाए जाएँ। जैसे हम छोटे-छोटे पुलिस थानों में लगे रहते हैं ना, वैसे इसकी जानकारी दी जाए, ताकि हर बैगा को जो गाँव में ये काम करते हैं, उनको पता रहे कि इसमें कानून है, उनको सज़ा हो सकती है। क्या है सर ये कानून, जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को? यह कानून जो है ये इसके लिए 1995 से हम लोग लगे थे और 2005 में ये कानून बना। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी को टोनही कहता है या डायन कहता है, उसके शक में किसी को मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, तो वह व्यक्ति इसके अंतर्गत दंडित हो सकता है। वो बैगा इसके अंतर्गत दंडित हो सकता है, उसको सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। ये 2005 में पास हुआ था छत्तीसगढ़ विधानसभा में हम्म। और उसके बाद से लागू है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है हम लोगों की इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि 2005 के बाद में अभी जो है 2025 चल रहा है। तो इसमें जो जुर्माने की राशि थी उस समय 5,000 रुपए थी, कम थी उस समय, अब उसको बढ़ना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि इसमें इस कानून के अंतर्गत मैं एक आपके साथ बात करना चाहूँगा कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए ऐसे मामले। क्योंकि कुछ महिलाएँ मेरे पास में पलारी की हैं, जुनवानी की, जो आती हैं बताती हैं कि उनके जो केस हैं, वो 20-20 साल से कोर्ट में चल रहे हैं अरे बाप रे। और अभी तक उस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, मारा-पीटा है, वो भी उसी बस में कोर्ट जाते हैं और वो भी उसी बस में पीछे बैठ के जाती हैं, फिर लौट के आती हैं। तो उनकी जो स्थिति रहती है बहुत ख़राब रहती है। जान को अगर इस खतरा पे हो कोई ऐसा संशोधन हो जाए, ऐसी बात हो जाए कि इसमें मामला 1 साल में यह निपटना चाहिए। दूसरी बात होती है इसमें, मैंने कहा था इसमें जुर्माना बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें जो उनको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। कई बार अगर किसी महिला पे ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो गाँव में उसको रहने की जगह नहीं होती है, उसको गाँव में जीना दूभर जाता है। बहिष्कार भी उसको कर दिया बहिष्कार जाता ही ऐसा हो जाता है, बहिष्कार ऐसा ही हो जाता है। उसको कोई उसको काम भी नहीं लेगा, वो कहीं आ जा नहीं सकती है। तो अगर उसको भई रहने की जगह मिल जाती है, अगर उसको कुछ इतने पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इस पे भी क्या होता है कि कुछ मामले ऐसे हुए हैं छत्तीसगढ़ में जिसमें लोअर कोर्ट से मामला हुआ है, लेकिन वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। जी। तो ना उनको कुछ पैसे मिले, ना क्षतिपूर्ति मिली, ना कुछ मिला और वो अभी तक भटक रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो उसमें अभी भी हम सरकार से बात कर रहे हैं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें और अगर कोई बातचीत पुलिस की जाँच में ये एक बार साबित हो जाती है कि इसको इसी शक में मारा-पीटा गया है, इस कानून के अंतर्गत है, तो उसको मुआवजा दे दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि वो अगर घर से बाहर नहीं जा पाती। क्योंकि वो महिलाएँ इतनी डरी होती हैं, कई बार वो इलाज कराने के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाती हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री।
आप जानते हो उन्हें? जी हाँ, जी। कई प्रकार के क्लेम्स करते हैं कि वो भविष्य देख सकते हैं और बाबा बागेश्वर पर उनकी खास कृपा है। कई जगह पर हमने ये भी सुना है कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को साध रखा है। उनकी क्लेम्स को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो हमारा संविधान है, जी, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की सुविधा देता है। तो जो कथा वाचन है, जो प्रचार है, जो प्रवचन है, जो उपदेश है, वहाँ तक तो मामला ठीक है, उसमें कोई जी, दिक्कत नहीं है। सभी धर्म के लोग प्रचार करते हैं और सभी को मौका मिलना चाहिए और वो ठीक है। लेकिन जो चमत्कारों की बात होती है, वो थोड़ी-सी गड़बड़ है उसमें और कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है कि वो रावण से बात कर लेता है, तो शंकर जी से बात कर लेता है, तो हनुमान जी से बात कर लेता है या भगवान से बात कर लेता है, फ़ोन लगाता है हाँ, उसको घटनाओं के पहले पता चल जाता है कि होने वाली हैं। तो ये सब जो बातें हैं लोगों को भ्रम में डालने वाली बातें हैं, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी अच्छे व्यक्ति को यह कोशिश करना चाहिए कि लोगों को वो जोड़े। उसमें समाज में अगर कोई भेद हो रहा है, उस भेद को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि अभी देखिए उसमें बहुत सारे मामले हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं की जाए, अगर देखा जाए तो जातिगत मामले हैं, अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग समाज में, अलग-अलग संप्रदाय में, उसमें कई मामले ऐसे इसमें कटुता बढ़ने लगती है। ऐसे किसी के बयान आते हैं, किसी व्यक्ति के, हुँ। तो यह पूरी तरह से गलत है। मैं किसी भी चमत्कार का समर्थन नहीं करता हूँ, जो उनके को दिव्य दरबार में हमने देखा है औरतों को लगातार झूकते हुए, कई आदमी भी दिखते हैं, औरतें झूकती रहती हैं। और कहा जाता है कि अगर उनके शरण में जाएँ और फिर वो जो भूत रहता है या प्रेत रहती है, प्रेतात्मा वो निकाल देते हैं, बागेश्वर धाम की कृपा से। तो अगर उनके शरण में जाकर किसी को फ़ायदा मिल रहा है, तो डॉक्टर दिनेश मिश्रा को क्यों तकलीफ़ हो रही है उससे? नहीं, नहीं, इससे मेरे को तकलीफ़ नहीं। देखिए, इसमें जो लोग झूमते हैं वास्तव में वो मनोरोगी होते हैं, साइज़ोफ्रेनिक होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं उनको कुछ समय के लिए दौरे आते हैं। उनको अगर भजन लगा दिया जाए, तो वो द जैसे जस गीत होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जस गीत जो होता है जी, उसमें लोग झूमते हैं। जी। नवरात्र के समय होता है। हुँ, ऐसा कई बार अगर देखिए भांगड़ा बज रहा है तो बहुत सारे बच्चे उसमें भांगड़े में डांस करने लगते हैं। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो धार्मिक गीत होते हैं जिसमें उत्तेजना होती है, जिसमें उत्साह होता है, तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वह ऐसी चीज़ों के प्रभाव में आते हैं हुँ, और वे झूमने लगते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। हुँ, कोई व्यक्ति 15 मिनट तक झूम सकता है, कोई 20 मिनट तक झूम सकता है, कोई 25 मिनट तक और उसको हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि भई वो झूम रहा है हुँ, इसको या कई बार नवरात्र में या किसी भी पूजा के समय जो शोभा यात्राएँ निकलती हैं, हुँ, उसमें कुछ महिलाएँ दावा करती हैं। कोई हुँ, कहता है उनको साईं बाबा आते हैं, तो कोई बोलता है उनको हनुमान जी आते हैं, तो कोई बोलता है उनको कोई फ़ादर आते हैं, तो कोई बोलता है उसको कोई जिन्न आता है, कोई भूत आता है। जी, लेकिन अगर हम उसका ध्यान डाइवर्ट करते हैं किसी हुँ, चीज़ से, हुँ, तो ठीक हो जाता है। दूसरी बात थक के ठीक हो जाता है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कैसे होगा कि जिस-जिस स्थान पर कथावाचन हो, भाषण जी, हो, जी, उस स्थान पर भूत आ जाएँ। उसके पहले ना भूत कभी दिखते हैं, रायपुर में देखिए अभी कोई आपको भूत नहीं दिख रहा है, पूरे भूत भिलाई में दिख रहे हैं जी, या पूरे भूत जो है क्रूद में दिख रहे हैं। तो यह जो है लोगों को भ्रमित करने की बात होती है, अंधविश्वास की बात होती है। उसमें हर व्यक्ति सच्चे मन से आप उसमें कथावाचन करें, प्रवचन करें। मैं आपको बताऊँगा कि मैं जब 6वीं 7वीं क्लास का था तब से मैं विवेकानंद आश्रम जाता हूँ जी, और आज भी विवेकानंद आश्रम के जो उनके जो पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर मैं बैठता हूँ जाकर के निःशुल्क सेवाएँ देता हूँ। वहाँ का मैंने सिस्टम देखा है, वहाँ पर लोग ध्यान करने को बोलते हैं बोलते हैं कि आप उसमें प्रवचन सुनिए आप बातचीत करिए, लेकिन वहाँ पर वो कोई इस प्रकार के चमत्कार की नहीं बात करते हैं। वो आँखों के इलाज के लिए वो आँखों के डॉक्टर रखते हैं, मनोरोग के इलाज के लिए मनोरोग के डॉक्टर रखते हैं, हड्डी के इलाज के लिए हड्डी के डॉक्टर कहते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पर आकर बीमारी ठीक हो जाएँगी, आप इसमें कैंसर ठीक हो जाएगा, आप अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे जिससे आप परीक्षा में पास हो जाएँगे बिना मेहनत के। जी, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब थे, आप देखिए कि उन्होंने उनका ये कहना था जब उनसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा कि जब उनसे नामांकन भरने की बात हुई थी कि आप कैसे कब भरना चाहते हैं, कौन-सा दिन आपके हिसाब से अच्छा है, आप चुन लीजिए, कौन-सा समय अच्छा है, चुन लीजिए। तो कलाम साहब ने कहा कि जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते रहेगी, दिन-रात होते रहेंगे, मेरे लिए हर दिन शुभ है, हर समय शुभ है, आप जब बोलिए मैं नामांकन भरूँगा। और देखिए उन्होंने अपने हिसाब से नाम भी भरा और वो आज भी देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। जी, बिल्कुल। मिसाइल मैन जो थे। तो उसमें हमको अपने हिसाब से करना पड़ता है जो हाँ, आपका जो दृष्टिकोण है उसकी बात मैं आगे करूँगा आपसे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते जी, हैं। जी, अगर हम बच्चों से शुरू से ही उनमें हम विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करेंगे, उनको चीज़ों की जानकारी देंगे, तो इस प्रकार के किसी भी वो अंधविश्वास में नहीं फँसेंगे। जी।
तो ये साथ के एक और संत जी हैं, बाबा हैं, ये प्रदीप मिश्रा जी। एक लोटा जल हर समस्या का हल, आपने सुनी होगी उनकी ये लाइन। लोग इन पर विश्वास करें ना करें, क्या एक लोटा जल हर समस्या का हल हो सकता है? डॉक्टर दिनेश मिश्रा क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार के चमत्कारों पर मेरा कोई यकीन नहीं है। जी। और आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो कैसे पास हो सकता है एक जी। लोटे जल से? अगर आप बीमार हैं शारीरिक रूप से, तो आपको उसमें इलाज की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम गाँव में जाते हैं, तो मैं आप बहुत अच्छा उदाहरण है ये। हम जब गाँव में जाते हैं, तो हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो पूछते हैं कि भाई आपकी जो साइकिल, मान लीजिए घर में साइकिल है, लोग बोलते हैं हाँ है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, टीवी है, ट्यूबलाइट है। हम्म, जब उनकी ट्यूबलाइट खराब होती है, तो आप क्या करते हैं? हम्म, ट्यूबलाइट बनवाते हैं, जी। साइकिल पंचर होती है, साइकिल बनवाते हैं, मोबाइल ख़राब होता है, मोबाइल बनवाते हैं। किससे बनवाते हैं? हम्म, मोबाइल आप बनवाते हैं मोबाइल के मिस्त्री से जाके, हम्म, साइकिल बनवाते हैं साइकिल बनवाने वाले से, हम्म, फ्रिज बनवा रहे हैं फ्रिज के आदमी से बनवा रहे हैं जो उसकी रिपेयरिंग करता है। हम्म, आप ट्रैक्टर बनवाने जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर के मैकेनिक के पास। आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप ट्रैक्टर में ताबीज़ बाँध देते हैं जी। कि ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा। आप पंखे में ताबीज़ बाँध देंगे कि पंखा ठीक हो जाएगा। आप किसी ट्यूबलाइट पे आप जल चढ़ा देंगे कि ट्यूबलाइट वापस ठीक हो जाएगी। जब हम छोटी-छोटी सी बातों पर इतना ध्यान रखते हैं कि अच्छा मैकेनिक कौन-सा है जो ठीक कर सकता है, तो जो हमारा शरीर है, इसमें सभी प्रकार के यंत्र हैं। आप मान लीजिए उसमें देखने का यंत्र अलग है, सुनने का अलग है, सोचने का अलग है, खाने-पीने का अलग है, डाइजेशन करने का अलग है। ये सब यंत्र ही तो हैं। हम्म, तो अगर उनको इस प्रकार के यंत्र में कोई खराबी आती है, तो हम सिर्फ़ पानी से ठीक हो जाएँगे, या हम किसी पत्ती से ठीक हो जाएँगे, या हम किसी के फूँकने से ठीक हो जाएँगे। अगर ये वो सब एक चीज़ें बाबा, हाँ। अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, तो निर्मल बाबा हुए। वो तो समोसे के साथ अगर आप हरी चटनी खाएंगे तो भी कृपा बरसती थी, कहते थे। हाँ, ये लोगों को भ्रम में देखिए आजकल क्या हो गया है वास्तव में, कि लोग जो हैं वो मेहनत करने से बचने के बदले कोई विकल्प चाहते हैं। जी। और ये जो बहुत सारे जो बहुतेरे बाबा हैं, ये उनको वैसा विकल्प प्रदान करते हैं कि आप मत पढ़ो, आप पास हो जाओगे, आप अस्पताल मत जाओ, आप ठीक हो जाओगे, आप को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खजाना मिल जाएगा। बहुत सारे देखिए छत्तीसगढ़ में मामले खजाने की तलाश में लोगों को मार दिया गया जी। कि खजाने के लिए उन्होंने गड्ढा खोदा, हम्म। लोगों के रुपए पैसे दुगने करने के लिए उन्होंने रुपए पैसे मंगाए, जेवर कुछ मंगाए। ऐसे केसेस हाँ, बताइए ना सर, कि मतलब कुछ ऐसे निराले बाबा भी आपको मिले होंगे, या निराले ऐसे केसेस मिले होंगे कि अ, फला कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ बहुत ही नायाब जो आपने भी नहीं सोचा होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूँ उसमें। तो इसमें एक मैं आपको बता रहा हूँ, बालोद के पास की घटना थी, उसमें लोगों ने कहा कि उनके वो पैसे डबल करेंगे। जी। हाँ, पैसे, जेवर, तो कुछ गाँव की महिलाएँ लेकर के आईं, उनके पास पैसे लेके आई थीं, जेवर लेकर, उन्होंने उसको बाँधा, हंडी में रखा और कहा इसको 7 दिन बाद खोलना, हम कुछ पूजा-पाठ करेंगे, उसके बाद चले जाएँगे। बाद में जब 7 दिन बाद खोला, तो उसमें से सिर्फ़ कंकड़-पत्थर निकले। जी। तो उसमें लोगों से हम यही बातचीत करते हैं कई बार कि आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो किसी भी धर्म का हो, चाहे बाबा हो, मौलवी हो, पादरी हो, एक्स, वाई, जेड कोई भी हो, अगर आपसे कहते हैं कि वो चमत्कार से आपके पैसे को डबल कर सकता है, आपके जेवर को डबल कर सकता है, तो आप उसको एक ऐसा नारियल दीजिए, बोलना इसको 2 करके दिखाओ, जी। वो आपको नहीं दिखा पाएगा। तो अगर आप उसका टेस्ट करेंगे, तो आप निश्चित रूप से आप फँसेंगे नहीं। जी। एक मैं आपको घटना बताता हूँ, महासमुंद के पास की बूटीपाली की घटना है। वहाँ पर एक बाबा था, वो लोगों को कहता था अगर आप नींबू चाट लेंगे, तो आप महिलाएँ गर्भवती हो जाएँगी। अरे। हाँ, और उसमें उसका ये कहना था, जब उसके पास में लोग जाते थे, तो उनको महिला को बाकायदा नींबू चटाता था, वापस भेजता था। अब इसकी बोलो ये भी कहना जिसकी आप सोनोग्राफ़ी मत कराना, अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है आपको, जब तक मैं कहूँ ना, आपको वेट करना है, आपको बार-बार आना है, ऐसा उसका चलता था। जी। कुछ लोगों ने जब रिपीट 2-3 कस्टमर साल बनाने का तक के नींबू चाटते रहे, कुछ नहीं हुआ, तब वो लोगों ने शिकायत की, तब हमारा जाना हुआ, हम लोग गए वहाँ पे। तो हमने कहा उसमें कि भई ये तो गलत है, हमने सीएमओ से बातचीत किया, कलेक्टर से बातचीत किया वहाँ के, और जब हमने लोगों से बातचीत की, हमने कहा कि ऐसा ही एक और मामला था, उसमें क्या था कि अगर एक मंदिर है, उसके पास में अगर लोग उनके ऊपर से बैगा महिलाओं के ऊपर से चढ़ जाता है, तो वो गर्भवती हो जाती हैं, धमतरी के पास का है। जी। अब बहुत सारी महिलाएँ हैं, 800, 900, 1000 महिलाएँ उनके ऊपर से बैगा जो है वो झूम रहा है, उसके ऊपर से चल रहा है। अब इससे बात होती है, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, हम्म। तो क्या निसंतानहीनता के लिए या बांझपन के लिए सिर्फ़ महिलाएँ ही दोषी हैं? हम्म। जिनको आप नींबू चटा रहे हैं, जी।
जिनको आप जिनके ऊपर चलने की बात कर रहे हैं, विज्ञान ने सिद्ध किया है कि भाई कि अगर कोई दंपत्ति की संतान नहीं हो रही है, किसी परिवार में निसंतानता है, तो उसके लिए पुरुष और महिला दोनों जिम्मेदार हो सकते जी। हैं। तो आप सिर्फ एक महिला को बोझ कैसे चढ़ा सकते हो? आप एक महिला के ऊपर कैसे पैर रख के चल सकते हो? जब हम विज्ञान की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, जो तार्किक तर्कशीलता की बात करते हैं, तो इस प्रकार की बात होती है। एक और बाबा आए थे बीच में, वो एक चद्दर या कंबल उठा करके लोगों को ठीक करते थे। जी। मारते थे लोगों को, पीटते थे, कंबल उड़ाते थे, जिससे शुगर ठीक हो जाती है। तो उसमें लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, उसमें उन लोगों ने कुछ लोगों ने वीडियो भेजा मेरे को कि भाई वो मारते हैं, कुछ बच्चे के कान के पर्दा फट गया, किसी बच्चों को ज़ोर से चोट लग गई, मारपीट करके इलाज करना, कुछ है। तो उसमें हमने वहाँ भी यही बातचीत की कि जो छोटी साइकिल है, मोबाइल है, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, जब उसको आप एक ठीक-ठाक आदमी से बनवाते हैं, उसमें आप थोड़ी चादर उड़ाते हैं, कंबल उड़ाते हैं या उसके ऊपर आप पानी चढ़ाते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो आपका जो शरीर है वो तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। उस शरीर में कैसा खिलवाड़ क्यों होना चाहिए? तो ऐसे अलग-अलग मामले आते हैं, अलग-अलग जगहों से आते हैं। कई बार जैसे बलि प्रथा के मामले आते हैं। आपने देखा होगा दुर्ग के पास हुई थी, एक परिवार में उन्होंने एक बच्चे की बलि दी थी। जी। तो उसमें यही था कि उसने कहा आप अगर बलि दे देंगे तो आपके यहाँ बच्चा हो जाएगा। जी। और उन्होंने एक छोटे बच्चे को, पड़ोस के बच्चे को उन्होंने मार दिया, मार करके उसको गायब कर दिया। ऐसी घटना जो बलि की हुई है, ये आप समझ लीजिए, न केवल दुर्ग, सरगुजा, अंबिकापुर, 4-5 जगहों से ऐसे मामले सामने आए थे। जी। मामला यही था कि एक निसंतान दंपत्ति को किसी बैगा ने झांसा दिया कि अगर आप किसी बच्चे को मारेंगे तो आपके यहाँ स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। और हुआ ये कि वो सब जेल गए। जी। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं घर में, मैं यही कहना चाहूँगा, किसी परिवार में बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी इलाज कराइए, आप जाँच कराइए। उसमें हो सकता है पति में कमज़ोरी हो सकता है पत्नी में कमज़ोरी हो सकता है उसमें कुछ दवाओं से आप ठीक हो जाएँ, हो सकता है आजकल तो बहुत सारे आईवीएफ वगैरह चीज़ें आ गई हैं, उससे ठीक हो जाएँ। जी। किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने से आप तो अपराधी बन जाते हैं, आप जेल चले जाते हैं, बच्चे कहाँ से होंगे फिर? अब तो पूरी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो ऐसे टोनी वाले प्रताड़ना के मामलों में होता है कि उसमें बहुत सारे मामले ऐसे लगातार आते हैं कि अगर किसी घर में रात को बच्चा रो रहा है, तो चुप नहीं हो रहा है, तो लोग शक करते हैं किसी महिला को तो नहीं दिया था, जी। पड़ोस में किसी महिला को तो नहीं दिया था। काफ़ी सुनने को मिलता है। काफ़ी सुनने को आता है, उसने नज़र लगा दी होगी। तो हाँ, ये अच्छी नज़र, बुरी नज़र, हाँ, ये तो भी जो मैं आपको बताऊँ कि मैं आँख का डॉक्टर हूँ, सन 91 से यही काम कर रहा हूँ, नज़र ठीक करने का। जी। तो उसमें जो हमारी नज़र होती है ना, वो एक नज़र होती है अच्छी नज़र, जिसमें हमको आखिरी तक हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाके पढ़ लेते हैं। जी। अच्छी नज़र होती है जिसको 6 विज़न बोलते हैं, दूर का है, नज़दीक का है। एक नज़र होती है जो कमज़ोर नज़र होती है, जो दृष्टिदोष होते हैं। दृष्टिदोष को आप चश्मा लगा के ठीक कर सकते हैं, जी। या दृष्टिदोष के साथ में अगर मोतियाबिंद है या ऐसी कोई बीमारी है, ग्लाकोमा है, डायबिटीज़ है, वो आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस नज़र के अलावा ऐसी कोई नज़र नहीं होती जो किसी दूसरे व्यक्ति को बीमार कर सके, दूसरे व्यक्ति की जान ले सके, दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सके। तो जो लोग नज़र लगने की बात करते हैं, वो वास्तव में वो ना केवल खुद को धोखा दे रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को, अपने पूरे परिवार को धोखा देते हैं। ये पूरी तरह से गलत बात है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी की नज़र लगने से बीमार होता है। हाँ, हम लोग गए, कई बार मेरा गाँव में जाना होता है। मैं अब बताता हूँ मैं आपको कि हरेली में हम जाते हैं, क्योंकि हरेली में बहुत सालों से मामले आ रहे थे कि रात में कोई महिला वहाँ पर निकलती है, जादू टोना करती है, उसके मुँह से, लार से आग निकलती है। अरे बाप रे! हाँ, निर्वस्त्र होके पूजा करती है। ऐसा एक भ्रम था। उस भ्रम में लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को मारा गया। बहुत सी महिलाओं, हमारे पास ऐसे 1750 मामले हैं, जिन्हें महिलाओं को मारा गया है। जी। और ये आंकड़े भी हमने बाकायदा आरटीआई से निकाले थे। तो उसमें जब देखा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो कौन है भई, ऐसा क्या हो सकता है? तो हमने देखा कि गाँव की महिलाएँ, गाँव में पहले जो थे शौचालय नहीं होते थे, उनको रात में जाना पड़ता था, बाहर खेत जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया। कई बार उसने, मान लीजिए उसने माचिस जलाई, कुछ जलाया, कंडे जलाया, लोगों ने बोला उसमें आग निकल रही है। तो बहुत भ्रम फैलाने की बात होती है और लोग उसको मार देते हैं। गॉसिप्स के कारण किसी की जान चली जाती है। जहाँ-जहाँ अंधकार था, जहाँ पर लाइट नहीं थी, जहाँ जी। पर अंधेरा था, जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, जी। जहाँ पर समझ नहीं थी, जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है, एक व्यक्ति में धीरे-धीरे विकसित किया जा सकता जी। है, जी। जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे संविधान का अंग है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि लोगों में अंधविश्वास दूर होना चाहिए जी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना चाहिए। तो लोगों में एक विज्ञान के प्रति जागरूकता होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि जो एक छोटा बच्चा होता है हमारे घर में,
वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, क्योंकि हर चीज़ में वो कारण पूछता है कि लाइट जल रही है तो कैसे जल रही है, फ्रिज कैसे बंद हो रहा है, मोबाइल से कैसे रिमोट से आप टीवी चालू कर रहे हैं, मोबाइल जी, कैसे चालू हो रहा है, हर चीज़ में कारण पूछेगा, आपसे जी, दिन भर पूछते रहेगा। जी, लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो आपके संगत में आ रहा है, जब परिवेश में आ रहा है, तो वो हर चीज़ के लिए वो उसको ऐसा लगता है कि वो झाड़-फूँक से ठीक हो जाएगा, वो प्रसाद खाने से ठीक हो जाएगा, वो ताबीज़ पहनने से ठीक हो जाएगा, वो कहीं पर जाकर के किसी बाबा के पास सिर टिकाने से उसको खजाना मिल जाएगा, हुँ, उसके पैसे डबल हो जाएँगे। तो हम एक छोटे वैज्ञानिक को हम एक अंधविश्वासी में बदल देते हैं, हुँ, जबकि कोशिश होना चाहिए हमारी शिक्षा की कि जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो ना केवल खुद इस बातों को समझे, जी। बल्कि दूसरे लोगों को भी समझाए। ये वास्तव में एक समाज को ज़रूरत है, एक देश को ज़रूरत है। आपने अभी बताया कि गाँव में लगातार ये इस प्रकार की घटना होती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि शहरों में जहाँ लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, पढ़े-लिखे होने के बावजूद आपको ये केसेस सुनने को आपको भी मिलते होंगे कि अभी भी ये टोनही प्रथा में विश्वास करना, काले जादू में विश्वास करना, उसको दूर कैसे करेंगे और आपके पास ऐसे कोई शहरों से केसेस आते हैं? जी, आते हैं। मैं आपको बताऊँ कि आपने बहुत सही बात पूछी है। जब बरेली में कई बार हम गाँव जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग पूछते हैं हमसे जी, कि डॉक्टर साहब आप हमको तो मना कर रहे हैं कि आप नींबू मिर्च मत टाँगो, जी, लेकिन जो हमारे कॉलेज की बस आती है उसमें नींबू मिर्च टंगा रहता है। जी, और कई बार बड़े-बड़े शोरूम है वहाँ पे नींबू मिर्च टंगा रहता है जी, कि नज़र ना लगे करके। जी, तो इसमें जो शहर के भी लोग हैं, जैसा मैंने कहा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है, व्यक्ति शहर का है, पढ़ा-लिखा है, लेकिन उसने पढ़ाई को सिर्फ़ अपनी आजीविका के लिए उसने उपयोग किया है। उसको समझदारी नहीं है। अगर उसको समझदारी होती तो उसको इतनी अच्छी बस जिसमें पूरी सेफ्टी है, उसमें वो सिर्फ़ उसको जूते टाँगने की काला देखिए अब ट्रक में लोग हैं, काला बिल्कुल। जूता टाँग देते हैं, काला हाँ, कपड़ा हाँ। टाँग देते हैं, नींबू मिर्च टाँगते हैं, हुँ, उसकी क्या ज़रूरत थी? हुँ, ये आपके पास पूरा आग लगने से बचाने के पूरे संयंत्र हैं, पूरे यंत्र हैं, आपके पास में अलार्म है, हुँ, तो आपको क्या ऐसी कौन-सी नज़र है जो आपको ऑफ़िस को जला के राख कर देगी और उसमें नींबू लगाने से या जूता टाँगने से ठीक हो जाएगा? जी, तो लोग जो हैं वो अनहोनी से, असुरक्षित भविष्य से बहुत डरते हैं। हुँ, और इस भविष्य असुरक्षित भविष्य से डरने के कारण जो शहर के लोग हैं, शहर के जो कथित पढ़े-लिखे लोग हैं, वो लोग भी अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं, जो है जिसके कारण जो देश में जो है, आप मानिए कि इसमें जागरूकता जो नहीं आ पाती, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है। इनकी क्या बात करेंगे आप जो बड़े-बड़े स्टार हैं, जो जी, फ़िल्म स्टार हैं, जो जी, सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो जब वो किसी अस्पताल में भर्ती होते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तो अस्पताल में तो ठीक होकर ही आते हैं। लेकिन उसमें आने के बाद में वो जो प्रचार करते हैं, वो किसी धार्मिक स्थल का करते हैं कि मैं जी, वहाँ जाकर के ठीक हुआ हूँ, वहाँ का प्रसाद खा के ठीक हुआ हूँ। जी, कई बार जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, हुँ, हम जानते हैं कि उनको सफल होने के लिए कितने साल तक उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कितने हुँ, साल तक मेहनत की है। लेकिन वही जो क्रिकेट प्लेयर है, किसी मैच में जाने के पहले कई बार वो दूसरे दिन वो सिर मुड़वा के आ जाता है कि मैं हाँ, मानता-माना था इसलिए मैं ठीक हो गया हूँ। जी, तो जब एक गाँव का व्यक्ति या एक पढ़ा-लिखा औसत व्यक्ति ये बात देखता है, तो उसको खुद की पढ़ाई-लिखाई पर उसको भरोसा नहीं होता। हुँ, उसको लगता है कि जब इतने बड़े-बड़े लोग इन अंधविश्वासों को मान रहे हैं, तो मैं मानूँगा तो क्या गलत हो जाएगा? जी, तो ये जो है इसमें जो हमारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेस के लोग हैं, जो हुँ, बड़े-बड़े स्टार हैं, जो प्लेयर हैं, जो बड़े-बड़े राजनेता हैं, आपने हुँ, सुना होगा बहुत बहुत बड़े राजनेता अंधविश्वासों को मानते हैं और बढ़ावा भी देते हैं। जेट प्लेन में जी, नींबू मिर्ची, जी, तो ये जो है मतलब इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जी, तो अगर इनके आचरण अपने आचरण को ठीक करते हैं, जैसे मैंने कलाम साहब को उदाहरण दिया, कलाम साहब इस बात को मानते थे और उन्होंने इस देश में बहुत मेहनत किया। हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ों को हमेशा बढ़ावा देते रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे भी राजनीति में आ जाते हैं, अलग-अलग हुँ, जगहों पर आते हैं, हुँ, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व नहीं समझते हैं हुँ, और उसको बढ़ाने की जगह उसको कम करने की बात भी करते हैं, हुँ, जो सही नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। हुँ। तो कुल मिलाकर भूत-प्रेत नहीं होते हैं। यही आपका क्लेम है कि भूत-प्रेत किसी भी प्रकार से नहीं होते? देखिए, भूत-प्रेत जो होते हैं, अगर कोई कहता है तो ये लोगों को भ्रम में डाल रहा है। भूत-प्रेत वास्तव में नहीं होते हैं। अगर हमारा शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है तो हमारे अंदर की जो चेतना होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हुँ, और इसमें हम लोग लगातार देखते हैं कि अगर आप ये मान लीजिए अगर कोई मान लो भूत-प्रेत होते, हुँ, एक बहुत ही रोचक बात है। हुँ, अगर मान लीजिए भूत-प्रेत होते तो पहले वो किसी डॉक्टर को पकड़ते, क्योंकि जो बहुत सारे बीमार लोग हैं वो डॉक्टरों के इलाज के समय ही उनकी डेथ जाती है, उनको पकड़ते। अगर भूत-प्रेत होते तो वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ते जो नक्सली है, वो लोगों को मार रहा है, उससे हुँ, बदला ले लेते। हुँ, लेकिन ऐसे भूत-प्रेत होते जो कहीं पर किसी व्यक्ति के साथ में अपराध हुआ है,
वो अति भूत बन के मारता। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। भूत प्रेत एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, एक ऐसी बच्ची जो मलेरिया से बीमार है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पास में संकट है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, पैसे का संकट है, ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ते हैं, जिन्न पकड़ते हैं, बात कहते हैं, अलग अलग आत्माएं पकड़ती हैं। ये पूरी तरह से एक प्रकार से मानसिक व्याधि है, एक मनोरोग होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप में कमजोर महसूस करता है। उसको कई बार ऐसे पोजेशन सिंड्रोम भी कहते हैं इसे। अच्छा। उसको साइजोफ्रेनिया होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जो उनका नुकसान कर रही है, जी। और उस नुकसान को बचाने के लिए कई बार लोग अलग अलग प्रकार के बैगा है, गुनिया है, अलग अलग प्रकार के बाबा हैं, अलग अलग प्रकार के जो चमत्कारिक लोग हैं जो बात करते हैं। लेकिन सर कई लोगों के अंदर, जैसे मैं पहले जहाँ किराए पे घर पे रहता था, बगल में साईं मंदिर हुआ करता था, और साईं मंदिर में वहाँ जो वृद्ध महिला थी, उन दादी के अंदर हर गुरुवार को साईं भगवान प्रकट होते थे और बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे, और उनको खुद भी ये लगता था कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ। ये क्या है? इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये हिस्टीरिया होता है। हिस्टीरिया में कुछ समय के लिए व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर में, शरीर के अंदर में कोई ऐसी शक्ति प्रवेश कर गई है जिससे वह लोगों से ऊपर हो गया है। आपने ऐसे देखिए, आजकल बहुत सारी रील आ रही हैं, अपन देखते हैं कि फेसबुक में बहुत सी, कि कोई व्यक्ति है वो नाच रहा है, कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार से झूम रहा है, कोई किसी के ऊपर कोई अलग अलग बाबा आ रहे हैं, किसी के ऊपर कोई जिन्न आ रहा है, किसी के ऊपर कोई पीर आ रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का एक हिस्टीरिया होता है, साइजोफ्रेनिया होता है। इसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए वैसा महसूस करता है, लेकिन कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है और वो जैसा पहले था वैसा करने लगता है। तो ये हर गुरुवार को ही क्यों ऐसा होता होगा? नहीं, उन्होंने एक दिन खुद चुना है। एक महिला थी, उन्होंने एक, मैं आपको बताऊंगा, रायपुर में एक संतोषी नगर करके मोहल्ला है, जी जी। वहाँ पर एक महिला थी जो दावा करती थी कि उनके ऊपर संतोषी माँ आती है और उससे वो सभी लोगों का इलाज कर सकती हैं, सभी के भविष्य को बदल सकती हैं। जी। उनके पति जो थे एक बैंक में काम करते थे, जी। और धीरे धीरे उनके यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, और उन्होंने फिर एक संतोषी माँ का मंदिर भी बनाया वहाँ पर। जब कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की कि वो उसके नाम पर वो हमसे पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तब हम जब गए, हमने जब बातचीत की, उनको बताया उनसे, तो वो लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं करेंगे। उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब सबसे विचित्र बात यह है कि आज उस जगह पर वह परिवार नहीं है जिसके ऊपर संतोषी माता थी आती थी, लेकिन उस मोहल्ले को संतोषी नगर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये इतनी पुरानी बात। ये, हाँ, तो रायपुर में ही है, टिकरापारा के आगे है हुआ। जी जी जी। तो वहाँ पर एक उन्होंने ये, जबकि संतोषी माँ जो था वो किसी भी आपको जगह नहीं मिलेगा कि भाई कोई जी। संतोषी माँ करके है, किसी आपको पुराणों में नहीं मिलेगा। आपको यह एक फिल्मी दुनिया की उपज थी और ऐसा कहा जाने लगा, और यह एक नई माँ प्रकट हुई। जबकि आप किसी भी इतिहास में देखते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ में आपको संतोषी माँ नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी अच्छा। आपको। हाँ, आप उसमें पढ़िए, जी। आपको अलग अलग मिलेंगी, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, लेकिन संतोषी माँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, साईं बाबा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जी ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जो जिन्न की बात करते हैं, ये सब भी आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। जी। बल्कि इसमें तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि कलयुग में ऐसा होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को चमत्कारिक बता करके, चमत्कार के दावे करके लोगों को भ्रमित करेंगे। और दूसरी बात और भी है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग लोगों को चमत्कार की बात करते हैं, जो ठगी होती है चमत्कार के नाम से, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, हमारी जो कथाएं हैं, रामायण काल में देखिए आप, रामचंद्र जी ने बकायदा समुद्र पार करके लंका पे चढ़ाई की थी और रावण को मारा था। जी। ऐसा उन्होंने नहीं कहते कि उन्होंने सीधा कोई मंत्र से उसको, रावण को मार दिया था। कृष्ण जी ने भी यही कहा है महाभारत के समय में कि आप मेहनत करो, आप कर्म करो, आपको फल मिलेगा। वो खुद लड़ाई के मैदान तक गए और उन्होंने अपने सामने, उन्होंने पूरा ढंग से उसमें जो गलत लोग थे उनका उन्होंने किया। उनके समय भी ऐसा नहीं कहा गया था कि भाई आप घर में आप एक ताबीज़ ले लोगे तो आपका शत्रु नाश हो जाएगा। जी। पेपरों में ऐसे विज्ञापन लगातार आते हैं कि आप जी। ताबीज़ से आप शत्रु का नाश हो सकता है, जी। आपकी मनचाही शादी हो सकती है, आपके लोन माफ़ हो जाएगा, आपके कोर्ट के वानी पड़ जाएंगे। हमारे किसी भी ईश्वर ने, हमारे किसी भी महापुरुष ने ऐसा नहीं किया है। आप देखिए, जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि ना महाभारत काल में ना रामायण काल में अगर इलाज की ज़रूरत है तो उसका बाकायदा वैद्य ने इलाज किया है। अब देखिए, लक्ष्मण जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो मूर्छित हुए थे तो उनके लिए बाकायदा सुषेण वैद्य था, उनके लिए दवाई मंगाई गई थी। जी। उनके लिए एक लोटा जल वाली बात नहीं हुई थी।
आप जी चिट्ठी लिख करके आप करेंगे, आप स्मरण करेंगे, ठीक नहीं होता था। जी हनुमान जी खुद गए थे और संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। जी जी। तो क्या ये लोग जो ठीक होते हैं ये प्लेसिबो इफेक्ट के कारण भी होते हैं? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए प्लेसिबो इफेक्ट आता है। देखिए हमारे कई बार क्लिनिकों में ऐसे मरीज आते हैं, जी उनको बुखार दिन भर में कई बार चढ़ता है, उतरता है। कई बार जब ऐसी बहुत सारी बीमारियों में होता है, वो आते हैं तो कहते हैं साहब मेरे को बुखार था, आपके अस्पताल में आया हूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, बुखार उतर गया है। हम्म आपको ऐसा लगता है दवाई की ज़रूरत नहीं है। जी तो ऐसा होता है कई बार कि आदमी कुछ समय के लिए उसकी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उसे परिवर्तन होता है। हम्म कई बार लोग आते हैं कि साहब मेरे को तो शाम को कम दिखता है, दिन में ठीक दिखता है। कोई बोलता है मेरे को दिन में ठीक दिखता है, शाम को ठीक दिखता है। कई बार ऐसे भी रहते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे ठीक हो गया हूँ। जी हम लोग समझाते हैं ऐसा ठीक नहीं हुआ भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। जी तो उसमें लोगों को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है। हम जी उसको अगर भ्रमित करेंगे यहाँ ठीक है, तुम सिर्फ इसी पर्ची से ठीक हो जाओगे, तुम इसी यंत्र से ठीक हो जाओगे, तुम इसी ताबीज़ से ठीक हो जाओगे, तो हम उसको उस व्यक्ति को हम गलत परेशानी में डाल रहे हैं, उसको गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। जैसे अगर कोई कैंसर का मरीज है, उसको अगर कहे कि वो चिट्ठी लिखेगा तो ठीक हो जाएगा, वो कैसे ठीक होगा? उसके जी शरीर में बीमारी बढ़ जाएगी, जी उसको सही इलाज की ज़रूरत है। जी तो उसमें अगर हम एक प्रकार इस बात को करते हैं कि हम मानते हैं कि कैंसर के लिए अस्पताल होना चाहिए, तो हम ये क्यों नहीं मानते कि भूत प्रेत के रोगी उनके लिए अस्पताल होना चाहिए? जी जी। वो भी तो आखिर बीमार लोग हैं। हम हमने एक खबर पढ़ी थी अब से कुछ दिन पहले, हमने बहुत उसको विस्तार से उस पर चर्चा भी की और उसको चलाया भी। एक परिवार था, उसको सांप ने काटा था और वो हॉस्पिटल के गेट के सामने बैगा को फोन करके और उससे सलाह मशवरा कर रहा था और हुआ ये कि फिर उसके बाद जिस शख्स को सांप ने काटा था उसकी जान चली गई। हॉस्पिटल के गेट के सामने ये सब कुछ हो रहा था और फिर बचा नहीं पाए। तो इस प्रकार की भी घटनाएं आपके सामने आती होगी? हाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक लवन के पास की घटना है, जी बड़ौदा बाज़ार के पास। गरीब परिवार थे, सब ज़मीन में सो रहे थे। 4 बच्चे थे, माता-पिता थे। रात को एक बच्चा रोया, उठे तो देखे चारों बच्चों को खून का छींटा था। देखा तो एक साँप जा रहा था। वो समझ में आ गया इसमें साँप ने काटा है। जी उन्होंने बैगा को बुलाया, बैगा ने झाड़-फूँक किया, बोला कि चिंता की ज़रूरत नहीं, मैंने झाड़-फूँक की, ठीक हो जाएगा। जी अब उसमें क्या हुआ कि बैगा तो चला गया, एक बच्चा था उसकी वहीं मृत्यु हो गई घर पे। तब वो लोग घबराए, जी तब वो बलौदा बाज़ार तक आए, वहाँ पर दूसरे बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय बलौदा बाज़ार में बहुत सुविधाएँ नहीं थी। उसके बाद में जब उनको रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, मेडिकल कॉलेज में जब आए हुए, तो एक बच्चे की रास्ते में मौत हुई और चौथा बच्चा तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद बच गया। अब अच्छा इसमें हाँ, उसका इलाज हुआ, बच गया। चौथा मेडिकल कॉलेज में रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब अगर किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काटा है, तो जिस व्यक्ति को पहले काटा है, उस व्यक्ति के शरीर में काफ़ी कुछ ज़हर चला गया है। तो उस व्यक्ति की बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। जी लेकिन अगर हम आधे घंटे तक अनुष्ठान करते हैं, उसकी झाड़-फूँक करते हैं, तो उसके शरीर में ज़हर फैल जाता है। और इस मामले में जिस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा ज़हर गया था, वो उस बच्चे की पहले मौत हुई। दूसरा बच्चा जिसमें कम गया था, तीसरे बच्चे में और कम ज़हर गया था, लेकिन वो भी बच्चे के हिसाब से काफ़ी था, उसकी मृत्यु हुई। चौथा जो बच्चा था उसको बाइट ज़रूर हुआ था, उसके दाँत ज़रूर गड़े थे, लेकिन उसके शरीर में ज़हर नहीं गया था। इंटरेस्टिंग। इसलिए उस बच्चे की जान बची और मतलब उसको अगर इलाज भी मिल गया। सांप पहले कुछ लोगों को काट चुका है तो हो सकता है कि अगर आपकी जान इसलिए उसकी बच जाए। अगर उसकी विष ग्रंथि में ज़हर नहीं है। जी इसीलिए कई बार ऐसा मामला होता है, जो बैगा लोग बात करते हैं कि हम सांप काटे काटे व्यक्ति का इलाज करते हैं, तो आपको बताऊं कि हमारे देश में जो सांप की संख्या है, उसमें से करीब करीब बहुत कम जातियां हैं जो विषैली होती हैं। आपने कोबरा है, करैत है, वाइपर है, ऐसे नाम सुना होगा। बाकी बहुत सारे सांप जो हैं वो पानी के रहते हैं, पिटपिटी सांप होते हैं, ज़मीन में रहते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा है, तो बच जाएगा वो। तो उस समय बैगा को श्रेय मिलता है कि उसने उसको झाड़-फूँक से, तंत्र मंत्र से ठीक कर दिया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा है, तो कहेगा कि मैंने अपना काम कर दिया है, जी अब वो उसको जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, जी वही होगा। ऐसा ही रेबीज़ के मामले में होता है। मैं आपको बताऊँ, रेबीज़ में भी ऐसा होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कुत्ते ने काटा है जिसको रेबीज़ की बीमारी नहीं है, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति को रेबीज़ है और उसको आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसकी आपने सिर्फ झाड़-फूँक कराई, तो व्यक्ति की जान समझ लीजिए खतरे में है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। पीलिया में होता है, पीलिया की लोग झाड़-फूँक करते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। जी 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 पीलिया में ऐसा होता है कि पीलिया कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खुद ठीक होने लगते हैं, बिल्कुल। कुछ समय के बाद हमारी इम्यूनिटी होती है। लेकिन कई बार आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको जाँच कराना चाहिए, आपको इलाज कराना चाहिए। एक आपने देखा होगा जशपुर के पास की घटना है,
कि जब बिजली गिरती तो वहाँ पे लोग उसको गोबर में ढक देते हैं, जी। गोबर में ढकते हैं कि भाई गोबर की ठंडक से व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हम्म। उनको लगता है गोबर की जो चिकित्सा है वो सबसे बेस्ट है। हम्म। लेकिन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली गिरी है तो हजारों वाट का करंट उसके शरीर में गया है। जी। हमारे घर में जो 220 और 440 वोल्ट का करंट होता है, जब लगता है तो कई बार हमको कितनी जोर से झटका लगता जी। है। और जब उस व्यक्ति के शरीर में हजारों वाट का करंट गया है, तो मान लीजिए कि उसको हार्ट फेल अटैक हो सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसकी जान तुरंत जा सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। हम्म। इसमें हम सरकार से ये मांग भी करते हैं, मैं आज भी आपके माध्यम से मैं करूँगा कि जो हमारे आदिवासी अंचल है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर ऐसे समय में जब बरसात होती है, जब सर्पदंश के मामले आते हैं, वहाँ पर एक कम से कम 5 बेड का एक आईसीयू रहे, तो वहाँ के व्यक्ति को वहाँ से जशपुर से उसको रायपुर आने आना पड़े, क्योंकि इतने क्योंकि में तो फिर वो उतने में उसकी उसकी जान चली मृत्यु हो जाए। जाती जी। है, उसको इलाज नहीं मिल पाता है। जी। जी। तो अगर उस समय के रहते उस समय वहाँ पर तत्काल वैक्सीन मिल जाए, उसको स्नेक बाइट की वैक्सीन मिल जाए, रेबीज़ की वैक्सीन मिल जाए, उसको ऑक्सीजन अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो मिल जाता है, उसको ड्रिप लगाने की सुविधा मिल जाए, उसको वोमिटिंग हो रही है, तो वो अगर ऐसे सीजनल जो हम इलाज करते हैं, जैसे दस्त का इलाज होता है, अगर उस प्रकार से इलाज हो जाता है जी। तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी जानों को बचा पाएंगे। बहुत से हम्म। लोगों को देखिए सरकार बाद में मुआवजा भी देती है, सब हम्म। कुछ करती है, हम्म। वो भी बचेगा और हम्म। लोगों की जान भी बचेगी। एक और सवाल है कि खासकर जो यूथ हैं वो आजकल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। खासकर नंबर देखकर घर से बाहर निकलना, राशिफल देखकर अपने दिनचर्या को बिताना, उनके लिए क्या सजेशन है? क्या भरोसा करें, ना करें, कितना करें, कितना विश्वास किया जाए? देखिए इसमें मेरा एक ही सजेशन है, मेरी एक ही सलाह है कि ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आपको भटकाती हैं। और चूँकि यह कहा जाए कि हमारे देश में अभी भी नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं नहीं, लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लोग व्यापार नहीं करना चाहते, कई बार व्यापार करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं जो उनको दावा करते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी से आपका भविष्य बन जाएगा, न्यूमरोलॉजी में आप भरोसा करें। ये वास्तव में अंकों का खेल है, इसमें आपका कोई भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत सारी शादियाँ जो होती हैं आप देखिए, जी। कुंडली देख के होती हैं। कुंडली देख के। यदि विदेशों में बहुत सारी होती हैं जो बिना कुंडली देखे होती हैं, वो भी सफल रहते हैं। जी। आजकल तो भारत में कुंडली देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कितने सारे डाइवोर्स के मामले आ रहे हैं, कितने सारे तलाक के मामले आ रहे हैं। जी। तो अगर आपसी समझ है, आप आपसी सामंजस्य है, तो आपको किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी के भी उस पे चक्कर में पड़ने की नहीं है ज़रूरत है, किसी भी एस्ट्रो, किसी भी न्यूमरोलॉजी के चक्कर में फँसने की ज़रूरत नहीं होती है। बकायदा सर ऐप्स आ गए हैं, एस्ट्रोलॉजी के बकायदा बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पर ऑनलाइन लोग सजेशन ले रहे हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही या बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो और यूथ खासकर इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग गया है। ये लेकिन एक गलत वो है, परंपरा बन रही है। लोगों को खुद पे भरोसा करना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। और उसमें हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि हमको भी ऐसा लगता है, अच्छा नहीं, कि बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार के हाथों में धागे बाँधे रहते हैं, हाथों में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के मोतियाँ पहने हैं, पैरों में पहने हैं कि किसी की नज़र ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि किसी ऐसी कोई नज़र नहीं होती जो किसी को बीमार कर सके। जी। जो नज़र होती है वह तो अच्छी नज़र है या बुरी नज़र है। जी। ऐसी कोई महिला नहीं होती जो किसी को बीमार कर सके, कोई डायन नहीं होती। हमारा एक जी। अभियान जो है कोई नारी टोनी नहीं अभियान, बहुत सारे गाँव में, हज़ारों गाँव में जाना होता है, हज़ारों जगह। हमको एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जो वास्तव में ऐसा लगे कि किसी को बीमार कर सकती है, किसी को मार सकती है। हम लोगों ने उनके हाथों से चाय पिए जा कर के, हम उनके हाथ से उनके साथ बैठ के खाना खाया। हमने उनका एक जुनवानी के पास गाँव, उनका सम्मान किया था कि उस गाँव के लोगों ने उसमें अपनी गाँव की 3 महिलाओं को, लोगों को बीमार करने के शक में कपड़े उतारा था, नंगे करके घुमाया था, उनको करंट लगाया था, उनकी पिटाई की थी। उनके साथ जाकर के मैंने राखी बँधवाई है। ये बताइए। हाँ, उससे हमने, उनके हाथ से हमने चाय पिया, उनके हाथ हम जाकर के हमने खाना खाया कि इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी समझ में है। अगर आप सही समझ रखेंगे, तो कोई महिला अगर आपकी एक भीड़ उस पे हमला कर रही है, तो वो बचाव नहीं कर पा रही है। अगर उसमें इतना जादू होता, तो क्यों अग्नि रेखा नहीं खींच देती कि भई आप उसको पार ना कर सको, जी। या कोई ऐसा चमत्कारिक काम नहीं कर देती कि आप उसको मार ना सको। लेकिन वो खुद मर जाती हैं बेचारी, गाँव की अकेली महिला है, पढ़ी-लिखी नहीं है, उसको पता नहीं है। कई बार वो खुद बैगा को बोलती हैं कि अगर आप लोग को शक है तो मेरी परीक्षा ले लो। और सबसे बुरी बात यह होती है कि गाँव में बैगा उनको बोलता है आप कांटे पे चल के दिखाओ।
आप आग पार करके दिखाओ। ऐसी कुछ बैग आती है, मैंने बोला आप पार करके दिखा सकते हो क्या? हम्म। तो बोले नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन जो जिनमें ताकत होती है वो कर सकती हैं। तो मैं बोला इस प्रकार की बातें करने से आप एक, क्योंकि बहुत सारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मतलब आप बताऊँ मैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, सब जगह राजस्थान का एक फोर्ट है, भानगढ़ किला कहते हैं, वो बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि शाम को 5 बजे के बाद वहां नहीं जाना चाहिए, और जो वहां गया वो वापस लौट कर नहीं आया। हालांकि मैं जानता हूं, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है कि इसके पीछे का मिथ और फैक्ट क्या है, बट आप बतौर एक्सपर्ट जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये कितना बड़ा मिथ है। ये पूरी तरह से अंधविश्वास ही है, मिथ ही है। क्योंकि ये सब जब पहले रोशनी नहीं थी, उजाला नहीं था, बहुत बड़ा सा किला है, बहुत बड़ा सा जंगल है, वहाँ लोग जाने में डरते थे। लेकिन जब अब हर जगह प्रकाश, आप देखिए बहुत सारे जो किले हैं, महल हैं, आजकल वहाँ तो लग्जरी होटल बन गए हैं, वहाँ पर शादियाँ होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। जी। तो ये प्रकार का अंधविश्वास है, कहीं भी आप जा सकते हैं रात में। मैं बहुत सारी नदियों के तटों पर रात में घूमा हूँ। हाँ। बहुत सारे हम शमशान घाट जाते हैं, चाहे खारून नदी हो, चाहे महानदी हो, चाहे शिवनाथ नदी हो। बहुत सारे शमशान घाट पे जाते हैं, रात को देखते हैं। कोई बहुत सारे चिताओं के पास गए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉर्चरी में गए हैं जहाँ पर देखने गए हैं। तो कभी कोई ऐसी डर की बात नहीं हुई। अगर वास्तव में ऐसा होता तो हमको तो ये अभियान बंद करना पड़ जाता। जी। अगर हम इतने 30 साल तक हम कैसे चलाते हैं इसमें, जी। और 30 साल तक चला रहे हैं, अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका मन मजबूत है, अगर आप में दृढ़ संकल्प है, अगर आप में अच्छी ताकत है सोचने समझने की, तो आपको इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं लगेगा, आपको कुछ डर नहीं होगा, और आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जी। क्योंकि अब देखिए एक अकेला आदमी भी कई बार चले आते हैं। हमारे जो फौजी लोग हैं, जी। वो कहाँ बॉर्डर में, हिमालय में, देखिए आप किस बॉर्डर में अकेले वो पहरा देते रहते हैं, कोई नहीं रहता उनके पास में। बर्फ़ है, गर्मी है, सर्दी है, उनको कोई नहीं पकड़ता है। और एक बच्चा जो गाँव में सो रहा है उसको भूत पकड़ लेता है, या एक जी। महिला जो सो रही है उसको भूत पकड़ लेता है, या जो दरबार लग रहे हैं जितने भी इस प्रकार के, हाँ। वहाँ पर लोग इतने सारे आ जाते हैं कि उनको भूत पकड़ लिया। जी। अरे भाई भूत कहाँ से आ गया पकड़ लिया? जी। जो अकेले लोग हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर है, सरदार जी हैं, वो हाँ। ट्रक चला के उनको भूत नहीं पकड़ रहा है। पुलिस वाले रात में चौराहा पे अकेले पहरा देते हैं कितनी सुनसान जगह पर, उनको भूत नहीं पकड़ता है। आप लोग हो, प्रेस के लोग हो, रात में कितनी दूर-दूर बाइक में चले जाते हैं, आप लोगों को भूत नहीं पकड़ता है। एक लेकिन ऐसे लोग 20 लोग हैं जो कोई बाबा आ रहा है, बोल रहे हैं उनको भूत पकड़ लिया है, उनको भूत भगा रहे हैं, ऐसा ये बड़ा हास्यास्पद भी है। और ये एक तरीके से थोड़ा-सा ऐसा है कि भी जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हमको बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, उनको कैसे समझाया जाए, कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए कि वो इस प्रकार की चीज़ों पे भरोसा ना करें। वो पढ़ाई-लिखाई करें, अपना रोज़गार करें, नौकरी मिलती है तो नौकरी करें, रोज़ नौकरी नहीं मिलती तो अच्छे ढंग से काम करें, अपना जी। भविष्य बनाएँ। इन सब में ना पड़े कुल मिलाकर। इस प्रकार के अंधविश्वास से पढ़ने से किसी का जी। भला नहीं होगा। जी। आखिर में सर, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि नेत्र रोग के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में और अंधविश्वास पर कंट्रोल के सेक्टर में आप राज्य की सरकार को, क्योंकि अब 25 साल पूरे हो रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे, जरा बता दीजिए। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि उसमें जो सुदूर अंचल है, वहाँ भी अभी चिकित्सकों की कमी है। वहाँ पर चिकित्सक भेजे जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर उपकरण भेजे जाएँ, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भेजे जाएँ ताकि हो सके। दूसरा, हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें बहुत सारी खबरें लगातार आती हैं कि वहाँ पर स्टाफ अभी उतना पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ भी हो ताकि लोगों को अच्छे डॉक्टर बन के निकल सकें। क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा, डॉक्टर अगर चिकित्सक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, तो लोग कैसे अच्छे ढंग से डॉक्टर बनेंगे? वो कैसे जाकर गाँव में लोगों का इलाज कर पाएँगे? दवा नहीं होगी तो कैसे इलाज करेंगे? तो पूर्ण सुविधा युक्त एक सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य है, ये एक सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। और अंधविश्वास के मामले में यह है कि इसमें लगातार जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि उसमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप विज्ञान पे भरोसा करिए, वैज्ञानिक बातों पर भरोसा करिए। हमारा जो कोर्स है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित पाठ्यक्रम डाला जाए। जी। जो लोग बहिष्कार करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उसके खिलाफ भी एक कानून बनाया जाए कि लोगों को बहिष्कार ना हो पाए। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा, और बहुत सारी बातों पर इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। सिल्वर स्टोरीज के अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी शख्सियत से। बहुत बहुत शुक्रिया।